कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लगभग आप एक दूसरे के पास में खड़े हुए हैं। कांग्रेस लगभग 117 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता को वापस प्राप्त करने जा रही है और बहुमत प्राप्ति के लिए 116 का आंकड़ा पार करना बेहद आवश्यक है। तो उस 116 के आंकड़े को कांग्रेस पार कर रही है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत आसानी से चुनाव जीतकर विधानसभा में विधायक पद को सुशोभित अवश्य करेंगे। मेरा मानना है कि जीतू पटवारी जी बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। मेरा मानना है कि प्रहलाद पटेल सिंह जीतेंगे। तो मुझे लगता है शिवराज जी लगभग 70,000 से ज्यादा मतों से बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें हजारों प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, जिनमें से 230 के भाग्य का होगा फैसला। आइए जानते हैं क्या कहता है ज्योतिष। कुछ प्रत्याशियों के भाग्य की जानकारी लेते हैं पंडित जी से ज्योतिष के आधार पर। आइए हम बात करते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी से। नमस्कार पंडित जी, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मृदुभाषी चैनल देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, चुनाव होने वाले हैं, क्या कहता है आपका ज्योतिष इस चुनाव के बारे में? देखिए, चुनाव चूंकि 17 नवंबर 2023 को होने वाले हैं और इसमें दो राय नहीं, क्योंकि हर साल नवंबर में जब भी 5 साल में चुनाव होते हैं तो नवंबर में चुनाव होता है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 बार से, ये पिछले बार का चुनाव भी हमने देखा, पिछले बार के चुनाव में भी मध्य प्रदेश का चुनाव एक प्रकार से फंस सा गया था। दोनों पार्टियों के बीच में बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। इस बार भी अमूमन यही स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लगभग आप एक दूसरे के पास में खड़े हुए हैं। सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। यदि मैं अपने ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर इस बात को प्रस्तुत कर रहा हूं, इसमें कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं है। यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगभग 117 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में सत्ता को वापस प्राप्त करने जा रही है। और वहीं यदि मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में वापस आ रही है। लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्ति के लिए 116 का आंकड़ा पार करना बेहद आवश्यक है। तो उस 116 के आंकड़े को कांग्रेस पार कर रही है और 3 दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में एक बार पुनः सत्ता को अवश्य संभालेंगे। आपने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो राष्ट्रीय नेताओं को उतारा गया है, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को उतारा गया है। उसी श्रृंखला में अगर हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में, तो क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल। नरेंद्र सिंह तोमर साहब चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और ग्वालियर यानी मुरैना से का जो एक विधानसभा क्षेत्र है दिमनी, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रविंद्र सिंह तोमर के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला एक और प्रत्याशी जो कि बहुत प्रभावशाली है, जो कि बसपा से हैं, जिनका नाम बलबीर सिंह डंडोतिया है। एक बड़ा त्रिकोणीय संघर्ष में वो फंसे हुए हैं। तो यदि आप देखें कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, तो उस चुनाव परिणाम में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी बहुत आसानी से चुनाव जीतकर विधानसभा में विधायक पद को सुशोभित अवश्य करेंगे। चलिए कांग्रेस की तरफ फिर रुख करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर वरिष्ठ नेताओं की बात की जाए तो जीतू पटवारी जी के बारे में जानना चाहूंगी मैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जीतू पटवारी साहब राऊ विधानसभा जो क्षेत्र है इंदौर का, बिल्कुल इंदौर से सटा हुआ है। मेरा मानना है कि जीतू पटवारी जी बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश सरकार यदि कांग्रेस की बनती है तो उसमें एक अच्छे मंत्री पद को अवश्य शोभित करेंगे वो। प्रहलाद पटेल जी की बात की जाए, फिर से हम रुक करें भाजपा में, तो क्या कहेंगे उनके भविष्य के बारे में? देखिए, प्रहलाद सिंह पटेल जी नरसिंहपुर सीट से उम्मीदवार हैं और चूंकि वो उनकी परंपरागत सीट है, बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे। पहले उनके भाई जालम सिंह पटेल साहब उस चुनाव सीट पे लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने राजनीति से हटकर अपने भाई को वो सीट दी। उस सीट से बहुत आसानी से मेरा मानना है कि प्रहलाद पटेल सिंह जीतेंगे। उषा ठाकुर जी के बारे में जानना चाहूंगी, क्या कहता है उनका राजनीतिक भविष्य? बिल्कुल, महू से हमारी पुरानी मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री रही, संस्कृत में मंत्री रही सुश्री उषा ठाकुर जी, उनका मुकाबला रामकिशोर शुक्ला और अंतर सिंह दरबार से है। त्रिकोणीय संघर्ष में वो फंसी हुई हैं, लेकिन मैंने भविष्यवाणी की हुई है कि उषा ठाकुर जी बहुत आसानी से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में विधायक पद को सुशोभित अवश्य करेंगी।
देखिए, हम भोपाल में रहते हैं और भोपाल की बात ना करें तो अतिशयोक्ति होगी। भोपाल की कुछ सीटों के बारे में बड़ा रोमांच निकल कर बाहर आ रहा है। अगर मैं बात करूं उत्तर सीट की, जिसमें आतिफ अकील कांग्रेस से हैं और ये देखिए आलोक शर्मा जी बीजेपी से हैं, वहीं उनके चाचा आमिर अकील भी खड़े हो गए। तो सब आ वाले, तो क्या ये एक समकोण बनेगा इस पर? नहीं, देखिए सबकी राशियां बिल्कुल अलग हैं। यदि आप राशियों की बात करें तो आलोक शर्मा जी की राशि अलग है, बेशक नाम राशि एक है। आतिफ अकील साहब की राशि भी अलग है, आमिर अकील साहब की राशि भी अलग है, और वहां से दो प्रत्याशी और लड़ रहे हैं, उन सब की राशियां अलग हैं। लेकिन यदि दो मुख्य प्रत्याशी हैं भाजपा और कांग्रेस, चूंकि जीतता उनमें से ही एक है, तो आतिफ अकील साहब की कुंडली उन सब पर भारी है, और मेरा मानना है कि वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी यानी आतिफ अकील साहब ही चुनाव जीतेंगे। चलिए, हमने बात की, आपसे जानकारी ली, और शिवराज जी के बारे में अगर आपसे ना पूछूं तो ये भी अतिशयोक्ति होगी। क्या कहेंगे मामा जी के बारे में आप? देखिए, मामा जी हमारे आदरणीय बड़े भाई जैसे हैं शिवराज सिंह जी, और वो चुनाव लड़ रहे हैं बुधनी विधानसभा से, और बुधनी विधानसभा से उनके सामने प्रत्याशी हैं विक्रम शर्मा मस्ताल, जो कि हनुमान जी की भूमिका निभाते रहे हैं। तो मुझे लगता है शिवराज जी लगभग 70,000 से ज़्यादा मतों से बहुत आसानी से चुनाव जीतेंगे, और विधानसभा 2023 में विधायक पद को सुशोभित अवश्य करेंगे। देखिए, एक जहन में सवाल मेरे आ रहा है और कई लोग जानना चाहते हैं कि इस बार दक्षिण पश्चिम जो भोपाल की सीट है, वहां पर भगवान दास सबनानी जी को मौका दिया है, और अगर हम कांग्रेस से बात करें तो पीसी शर्मा जी, इन दोनों के बारे में क्या कहें? देखिए, भगवान दास सबनानी जी के मुकाबले में पीसी शर्मा जी हैं। पीसी शर्मा जी सिंह लग्न और मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में उनका जन्म हुआ है। पीसी भाई एक बार पुनः भगवान दास जी को, चूंकि उनके सामने पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो पीसी शर्मा जी एक बार पुनः दक्षिण पश्चिम विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे, और यदि सरकार बनती है तो मंत्री अवश्य बनेंगे। यदि सरकार बनती है तो मंत्री अवश्य बनेंगे। आपने जो भविष्यवाणी की, पीसी शर्मा जी शायद इसे सुनकर बहुत प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। चलिए, अब हम इंदौर में रुक करते हैं, और इंदौर की तरफ अगर मैं जाऊं तो कैलाश विजयवर्गीय का नाम ना लूं ये भी गलत होगा, तो बताएं उनके बारे में क्या कहता है आपका ज्योतिष? देखिए, कैलाश जी बहुत हॉट सीट है, इंदौर क्रमांक 1, जहां पर संजय शुक्ला जी से उनका मुकाबला हो रहा है। बहुत कठिन सीट मानी जाती है, लेकिन कैलाश जी जो कि मेष लग्न और आद्रा नक्षत्र के जातक हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, उनका मुकाबला संजय शुक्ला साहब से है, और इस चुनाव में 17 तारीख को जो मत पड़ेंगे उसमें कम से कम 20,000 से ज्यादा मतों से वो संजय शुक्ला साहब को परास्त करके विधानसभा 2023 में विधायक पद को सुशोभित अवश्य करेंगे। मतलब संजय शुक्ला जी की कुंडली को साथ नहीं दे रही उनका नहीं इस दे बार? रही है, संजय शुक्ला जी की कुंडली साथ दे रही होती तो कैलाश जी उनके मुकाबले में कतई नहीं आते। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये हम लोग ज्योतिष में यही गणनाएं करते रहते हैं कि आखिरकार कब कौन कहाँ और कैसे जीतेगा, आगे बढ़ेगा, राजनीतिक कैरियर किसका आगे बढ़ेगा, ये इसी आधार पर बताते हैं। जी, कहावत है ना, ग्रह कराए सो बैरी नहीं। वाकई में ये बात यथार्थ है और सच्चाई है इस बातों में कि अगर हमारे ग्रह खराब है तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, आप उस पायदान पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें दो राह नहीं। देखिए, ग्रह हमेशा, ज्योतिष शास्त्र की हम बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र को यदि आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं तो ज्योति बताने वाला शास्त्र, ज्योति का तात्पर्य होता है कि आपको भविष्य में, ये पूरा जीवन अंधकार में है, कोई ऐसा शास्त्र जो आपको टॉर्च लेकर, ज्योति लेकर, दीपक लेकर आपको एक रास्ता सुझाने का काम करता है, तो उस शास्त्र का नाम है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे प्राचीन काल से जितने भी ऋषि मुनि रहे, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक रहे, आप यदि हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ेंगे, आज हमारे यहाँ हवाई जहाज और दुनिया भर के यान हैं, लेकिन आप देखिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ कोई भी मनुष्य जो था वो मन से सोचता था और तत्काल दूसरे ग्रह पर पहुंच जाता था। आज आपने देखा होगा जियो की एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक 3D इमेज खड़ा कर देते हैं, जिसमें आप आमने सामने खड़े होकर बात कर लेते हैं। लेकिन पहले हमारे यहाँ का जो शास्त्र विज्ञान था वो बहुत ऊंचा था। हमारे यहाँ जो यान होते थे, आपने रावण का पुष्पक विमान के बारे में सुना, जो कि ठोस ईंधन से चलता था। अभी तक हम ठोस ईंधन बना नहीं पाए हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल में पारे से सोना बनाया जाता था। भाई, रावण की जो लंका थी वो सोना कहीं से पैदा तो हुआ नहीं, पारद धातु को शोधित करके स्वर्ण बनाया जाता था। तो कितनी बड़ी वैज्ञानिक परंपरा थी, ऋषिकुल परंपरा थी, जिसमें ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, सारी चीजें। आप देखिए कि रावण जो कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, ब्राह्मण था, जिसने
भगवान शिव के शिवलिंगों को इस प्रकार से स्थापित किया जो कि हर ग्रह को आकर्षित कर लेते थे और उनको आकर्षित करके वो पूरे ब्रह्मांड की सारी गति को नियंत्रित कर लेता था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा शास्त्र रहा जिसके आधार पर हम बहुत सारी चीजें करते रहे। तो यही कारण है कि आजकल वैसे ज्योतिष को पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं रहे, हम लोग तो अपने आप को ज्योतिष का विद्यार्थी ही मानते हैं। तो जो ज्ञान है उसके आधार पर कोशिश करते हैं। जैसे इस विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो 230 विधानसभा चुनाव पे जो जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पिछले 6 माह से उनकी कुंडलियां इकट्ठा कर रहे थे। जो जो प्रत्याशी संभावित थे उनकी भी कुंडलियां इकट्ठा की, फिर उस स्थान विशेष की कुंडली बनाई, फिर मध्य प्रदेश के जितने नेता हैं उन सबकी कुंडली बनाई। उसके आधार पर ये भविष्यवाणियां कर पाते हैं। इस भविष्यवाणी को ऐसे ही सहज रूप में नहीं किया जाता कि आपने कुछ भी कहा और बोल दिया। क्योंकि मेरी पिछले 32 सालों से यही ख्याति है कि ज्योतिष में जो भी भविष्यवाणी की उसको बहुत सटीकता से करने का प्रयास करते हैं और उसी सटीकता से लिखते हैं। विभिन्न जो मीडिया संचार के माध्यम है जहाँ पर भी लोग मेरी भविष्यवाणियों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो पूरा प्रयास केवल और केवल विश्लेषण के आधार पर है। और ये ज्योतिषीय और गणितीय जो विश्लेषण है, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसको बहुत तरीके से यदि किया जाए तो कोई भी बहुत आसानी से, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए ज्योतिष और बाकी चीज़ें केवल अनुभव से आती हैं, तो इसमें अनुभव भी बहुत काउंट करता है। तो अनुभव के आधार पर इतने सालों का अनुभव है मीडिया में लिखने का, बोलने का, तो मैं अपने उस अनुभव के आधार पर ये विनम्रता से भविष्यवाणी करता हूँ कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। 117 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, 110 पे भारतीय जनता पार्टी भी होगी और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। जो छोटी पार्टियां हैं जिसमें समाजवादी पार्टी, बसपा, आम आदमी पार्टी को एक सीट मिलती हुई दिख रही है, रानी अग्रवाल की, जो कि सिंगरौली से लड़ रही हैं। बाकी सपा और बसपा को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। एक निर्दलीय जो कि नरेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो कि विंध्य विकास पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैहर से, वो चुनाव जीतेंगे, एक निर्दलीय और जीतेगा। बाकी पूरा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। देखिए, हमारे जनतंत्र और लोकतंत्र के लिए इस प्रकार का मुकाबला होना बहुत जरूरी है। कभी भी चुनाव एक तरफा नहीं होना चाहिए, कांटे का मुकाबला होना चाहिए, ताकि जनता की बातों को प्रत्याशी भी ध्यान रखें और भविष्य में राष्ट्रीय पार्टियां भी ध्यान रखें कि हमको प्रदेश हित के लिए कोई बड़ा काम करना है। कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं, ये स्थायी रहने वाला है काम, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, चुनाव जिस समय हो रहा है उसमें दो चीजें ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। देखिए, 30 अक्टूबर के बाद से 4 बड़े राशि ग्रहों का परिवर्तन हुआ, जिसमें राहु मीन राशि में चला गया, केतु कन्या में चला गया, शनि कुंभ राशि में है और गुरु ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है मेष राशि में। अब आप देखिए, और मध्य प्रदेश की चूंकि राशि कन्या है, कन्या राशि का प्रदेश है, कन्या राशि में ही केतु का ट्रांजिट हुआ। कब? 31 अक्टूबर को। कुछ लोगों के उसमें पंचांग में 1 या 2 को हुआ, लेकिन चुनाव से पहले केतु कन्या राशि में। केतु मूल नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है। मूल का तात्पर्य होता है कि जहां से वो चलता है वहीं आके खड़ा कर देता है, और कन्या राशि की पार्टी है कांग्रेस, तो आप मान के चलिए, और उसका ट्रांजिट होता है 18 महीने के लिए, कन्या राशि में चल रहा है। तो ये माना जाता है कि कई बार जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, जो सत्ता में आती है, वो 18 महीने के बाद वापस उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां से वो चलती है। तो ये मैंने गणना की है कि भाई ऐसा हो सकता है कि 18 महीने के बाद कांग्रेस की सरकार ना रहे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है शपथ ग्रहण, कि आखिरकार आप शपथ ग्रहण किस मुहूर्त, किस नक्षत्र, किस लग्न में कर रहे हैं। वो कुंडली भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको 3 उदाहरण पिछले चुनाव के बताता हूँ। मध्य प्रदेश में लगभग 12:30 बजे शपथ ग्रहण हुई, 2 बजे शपथ ग्रहण हुई राजस्थान में, शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण हुई छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश अस्थिर लग्न में शपथ हुई, सरकार गिरी। इसके बाद आप देखिए कि दोपहर में राजस्थान में हुई, सचिन पायलट साहब ने बहुत तंग किया। शाम को सरकार बनी भूपेश बघेल की, अभी भी स्थिरता से वो अपना काम कर रहे हैं। तो कहीं भी कोई भी परेशानी मुझे लगता है कि उनको किसी भी स्वरूप में नहीं हुई। यही कारण है कि मैं मध्य प्रदेश, चूंकि कन्या राशि का प्रदेश है और केतु कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा मन में संशय है कि सरकार आखिर कब, किस समय और कितने दिन वो चलेगी। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, सभी प्रत्याशियों के ग्रह दशा और नक्षत्र के बारे में हमसे साझा की अपनी राय, और
इससे काफी प्रत्याशियों को पूर्व में अनुमान तो लग ही जाएगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और ज्योतिष है और इसके आधार पर बहुत आसानी से बताया जा सकता है कब, कहाँ और किस समय कौन सी पार्टी जीतने वाली है, इसका अनुमान बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और जैसा आपने कहा कि किस नक्षत्र में जब सारे कार्य किए जाने हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसके लिए आपसे थोड़ा संपर्क किया जाना चाहिए नहीं? ज़रूर करना चाहिए। हम लोग तो ज्योतिष हैं, बताने का काम करते हैं कि भाई आप कितने दिन रहे हैं। हमारी तो आकांक्षा है कि कोई भी सरकार बने पूरा अपना कार्यकाल पूरा करे, और पूरा कार्यकाल करके जाएगी तो बहुत लाभकारी होगा। ठीक है, तो ये थे पंडित अरविंद तिवारी जी, जिन्होंने हमसे अपनी राय साझा की। हमने जाना सभी प्रत्याशियों के ग्रह नक्षत्रों के बारे में, और आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव की पूरी जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाषी।